आज हम लोग सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि प्राचीन भारत या इतिहास के स्रोत। इसमें आपका 3 क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें, तब हम तीनों के बारे में लिखेंगे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री का विवरण। यदि एग्जाम में सिर्फ पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें, तो सिर्फ हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है। तो प्राचीन भारत के वे स्रोत जो हमें खुदाई वगैरह के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। अपने मन से एक लाइन लिख लीजिएगा। अब पुरातात्विक स्रोत के क्या क्या अंग हो सकते हैं, या फिर किससे कौन कौन चीज से पुरातात्विक स्रोत से हमें पता चलता है भारत के बारे में। तो पहला देखिए, सिक्का दिया हुआ है। हमें सिक्के धरातल के ऊपर और नीचे दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। इसके अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के भारत के उन कालों से संबंधित जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला सिकंदर के आक्रमण से पहले और दूसरा सिकंदर के आक्रमण के बाद। सिकंदर के आक्रमण के बाद के काल में भारत के सिक्के में सुधार हुआ और उस पर कई चीजें उत्कीर्ण की जाने लगी, जिसमें मुख्य सोना, चांदी, तांबा, सीसा और कई प्रकार के से इन्हें बनाया जाता था। इन्हें बनाने के लिए मिट्टी के सांचे का प्रयोग किया जाता था और इसकी मदद से इतिहास का लेखन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें राजाओं के नाम, तस्वीर और उनका काल लिखा हुआ रहता है। तो यानी राजवंशों का पता इनसे आसानी से लगाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की जानकारी भी मिल जाती है। जैसे कि अगर सोना का सिक्का होगा तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर होगी। चांदी का होगा तो थोड़ा अर्थव्यवस्था क्या होगा, कमजोर हो गया। अगर तांबा का आ गया तो और कम, सीसा का आ गया तो और कम, ठीक है। और अभी कागज का आ गया है तो और घटिया ही मान लेना था तुम लोग। नहीं, वैसे वास्तविकता ये है कि पहले भारत को सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था, और अभी तो सब कोई भारत को लूटने चला गया। इसके अलावा धार्मिक विवरण, सिक्कों से हमें यह भी पता चलता है कि उस काल में किस देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, क्योंकि ज्यादातर राजाओं ने अपने काल के सिक्कों में एक तरफ अपना मुद्रांकन कराया और दूसरी तरफ देवी देवता का मुद्रांकन कराते थे। तो इससे यह भी पता चलता है कि जनता और राजा किस देवी देवता के उपासक थे। भाषा संबंधी जानकारी, सिक्कों के माध्यम से हमें उस काल की भाषाओं के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि राजा सिक्कों पर कुछ न कुछ लिखवाया करते थे, तथा जब हम सिक्कों को देखते हैं तो हमें विभिन्न काल की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला है साम्राज्य विस्तार। सिक्कों से हमें विभिन्न साम्राज्य की सीमाओं का भी पता चलता है। जहां तक मेरा राजा का सिक्का मिला, उतना दूर तक राजा का साम्राज्य, उतना दूर तक उस राजा के साम्राज्य का व्यापार, इसीलिए वहां पर उस सिक्का मिल रहा है। हो सकता है व्यापार भी चल सकता है। तो व्यापार भी तभी तक ना होगा जहां तक उस सिक्का को चला रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो सिक्का उस गांव में तक चलता होगा तभी ना। अब अगर रुपया अगर हम ले जाएंगे अमेरिका में चलाने, नहीं चलेगा। तो उसको क्या करना होगा, चेंज करवाना पड़ेगा एक्सचेंज ऑफिस में। तो एक्सचेंज ऑफिस तक ही ना इसका हुआ, उसके आगे तो अमेरिका का चीज शुरू हो गया। अभिलेख, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे विश्वसनीय स्रोत जो माना जाता है वह अभिलेख माना जाता है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। यह अभिलेख विभिन्न प्रकार के पत्थर, धातु, स्तंभ, मुहर, ताम्रपत्र आदि पर उत्कीर्ण किए जाते थे। मतलब पत्थर पे लिख देता था, कोई मुहर पे लिखता था, बहुत सारी चीजों पर लिखा जाता था। अभिलेख मुख्यतः 2 प्रकार की लिपि का प्रचलन था, एक ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। लिपियों में हर्षिकार, दुर्गिकार देख लीजिएगा, और एक ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का चर्चा है। अब आता है, इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भाषाओं में उन्हें लिखा जाने लगा। कहीं उन्हें पाली भाषा में लिखा जाता था, कहीं कुछ अभिलेख मिला है तो कुछ तमिल में, कुछ तेलुगु में, कुछ संस्कृत में, अलग अलग भाषाओं में मिला था। इन अभिलेखों को मुख्य पहला राजकीय अभिलेख और शाही अभिलेख। मतलब कि शाही अभिलेख जो राजा लोग लिखवाते हुए, कुछ निजी अभिलेख हम लोग अपना घर के दरवाजे पर लिखवाते हैं ना, माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, जो भी है। तो राजकीय अभिलेख राजा लोग लिखवाते थे, निजी अभिलेख कोई पर्सनल व्यक्ति लिखवाया करता था। और दोनों से हमें पता चलता है, मंदिरों वगैरह में भी जो दान किया जाता था उसमें भी लिखाया जाता था। हाँ, मंदिर बहुत पुराना टाइम से चला आ रहा है, कैसे नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऐतिहासिक स्रोत की समाप्ति हो जाती है। अब आता है साहित्यिक स्रोत, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं।
अगर दोनों मिला के पूछेगा तो दोनों को लिख के चलना है। जीके को हो जाएगा। एक पूछेगा ऐतिहासिक तो ऐतिहासिक वाला कंप्लीट हो गया। अगर दोनों मिला के पूछ रहा है तो दोनों पढ़ लेंगे, या साहित्यिक खाली पूछा तो वही करेंगे। इसमें फुल नंबर देगा सर? हाँ भैया, जैसे पूछेगा वैसे लिखना है, तीनों पूछेगा तीनों लिखना है। साहित्यिक स्रोत अगर मुझे 2 ही पेज लिखेंगे। नहीं, आपका वो लिखिएगा ना तो करीबन 4 पेज चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बढ़ा करके हो जाता है, लिखते लिखते आदत बन जाएगा आप लोग को। अब आता है साहित्यिक स्रोतों की सहायता से इतिहास लेखन। भारत में लिपि का ज्ञान लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में हो गया, लेकिन परंतु ईस्वी की 4वीं सदी के बाद पांडुलिपि लिखी गई और हमें जम्मू कश्मीर, दक्षिण भारत, नेपाल कई सारे जगह पे पांडुलिपि आदि भी प्राप्त होते हैं। फिर देखो ऋग्वेद से भी हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में गान, इसका साम का अर्थ होता है गान, देवी देवता की स्तुति लिखी गई है, मतलब देवताओं के बारे में पता चलता है, उस समय के काल के बारे में पता चलता है, क्या क्या संगीत का मूल मंत्र था उसके बारे में पता चलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में पता चलता है, और इस वेद से हमें आज के धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। अर्थवेद में तंत्र मंत्र और जादू टोटका आदि का जानकारी मिलता है। वेदांग, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। इसकी संख्या कितनी थी? इसकी संख्या 6 थी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, भाषा विज्ञान, ज्योतिष। उपनिषद की संख्या 18 थी, नहीं, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108 थी। तो आप ये सारा लिख सकते हैं। अब देखो, शिक्षा के बारे में भी पता चला है। शिक्षा वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण है तो इसका निर्माण हुआ। कल्प, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों का प्रतिपादन कल्पसूत्र में किया गया। मतलब जितना भी तरह का व्याकरण हो, निरुक्त हो, छंद हो, इन सब से हमें जो जो बात की जानकारी मिलती है उन सबको लिखा जाएगा। महाभारत से भी हमको भारत के बारे में पता चलता है, क्या क्या श्लोक लिखे गए थे, उन श्लोकों से क्या क्या हुआ, तो उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। भारत नाम कैसे पड़ा था, कौरव पांडवों की गाथा के बारे में पता चलता है। युद्ध हुआ, उस युद्ध के बारे में पता चलता है। रामायण से भी हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, युद्ध कैसे हुआ था, कैसे लोग रहते थे, जीवन व्यतीत कैसे करते थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से भी हमें क्या पता चला है, यहाँ के इतिहास के बारे में पता चला है। उस वक्त जैसे बौद्ध का प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है, त्रिरत्न है। उनसे भी हमें सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति का पता चलता है। विदेशी यात्री का विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और विदेशी यात्री के विवरण को भी 3 भागों में बांट सकते हैं: यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। अब यूनानी लेखक हेरोडोटस भी भारत के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया है। अभी हम लोग पढ़े थे अलेक्जेंडर सिकंदर जब भारत आया था तो उसको हेरोडोटस से ही पता चला था कि भारत क्या बहुत धनी और संपन्न है। तो भारत के बारे में पता चला ना हमको। मेगास्ट्रीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के भारत आया था, उसने इंडिका लिखी थी, उसने भी भारत के बारे में वर्णन किया, मौर्य वंश के बारे में उसने वर्णन किया था। चीनी लेखक भी आए थे, कौन? फाहियान आए थे। सॉरी, फाहियान जो है एक यात्री था, फाहियान राजा नहीं थे। वे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, उसने भी यहाँ के बारे में लिखा, पत्तन के बारे में लिखा। हेनसांग की बात करें, यह कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और इसने भी भारत का वर्णन किया है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अरबी लेखक में अल-बरूनी, सुलेमान और भी बहुत सारे कोई आए थे। अल-बरूनी ने किताब लिखा था किताबुल हिंद, उसमें भी भारत के बारे में वर्णन है। तो इस प्रकार हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, सी यू। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पर, तब याद रहेगा, अन्यथा याद नहीं होगा।